चंद्रपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका परिवार बहुत समृद्ध था। घर में वो, उसका पति, एक बेटी और बूढ़ी सास रहा करती थी। राधा स्वभाव से बहुत रहमदिल थी और गांव में किसी की भी मदद कर देती थी। उस गांव के जंगल में गज्जू नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। सारे गांव वाले उससे डरते थे। वो जो भी मांगता गांव वाले उसे दे दिया करते थे। राधा का पति सुधीर एक दिन जंगल से जा रहा था। तभी गज्जू डाकू ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। तुमसे मतलब? अरे हमसे कैसे मतलब नहीं? हम तो तुम्हारी जान के बदले में तुमसे कुछ मांग रहे हैं। घर जाकर 1 लाख रुपया लेकर आओ। 1 लाख रुपया? कितना होता है पता भी है? पता नहीं तो आप देंगे ना, तब गिन के पता कर लेंगे। क्यों साथियों? ऐसा कह के वो डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें तो पता है अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो तुम जानो। अब सुधीर बहुत चिंता में डूब जाता है और अपने घर बहुत देर बाद पहुंचता है। क्या हुआ जी? अब कभी भी इतनी देर से घर नहीं आते हो? आज क्या बात है? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। अब सुधीर खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर कुछ पैसे गिनने लगता है। राधा ये सब देखती है और उसके पास आती है। अजब, क्या कर रहे हो? और ये पैसे क्यों गिन रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी? अरे राधा, आज घर आते समय वो गज्जू डाकू दिखाई दिया था। उसने मुझे धमकी दी है कि कल के कल उसे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। हाय राम, क्या होगा अब हम क्या करें? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हाँ राधा, और पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। तुम्हें तो पता है वो गज्जू डाकू कैसा है। किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। हाँ जी, ये तो सच ही है। सुधीर अगले दिन सरपंच जी से कुछ पैसे मांगने जाता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपसे मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अरे मगर ऐसे अचानक? हाँ सरपंच जी, कुछ अर्जेंट ही समझ लीजिए। कृपा करके पैसे दे दीजिए। अरे तू ले जा, मगर बात तो बता कि क्या हुआ है। बाद में बताऊंगा सरपंच जी, अभी नहीं, चलता हूँ। पैसे लेकर सुधीर जल्दी जल्दी घर चला जाता है और घर से बचे हुए पैसे लेकर जंगल में गुज्जू डाकू के पास जाता है। वो पैसे उसके हवाले कर देता है। जब सुधीर जंगल में जा रहा होता है, राधा उसके पीछे पीछे छुपके से जाती है, क्योंकि उसे पता था कि गज्जू एक नंबर का लुच्चा और लफंगा बदमाश डाकू है। अब वो दूर खड़ी ये सब देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है। तभी गज्जू का साथी सुधीर के पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। सुधीर बहुत झटपटाता है मगर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी राधा बीच में आती है और अपने साथ लाया डंडा लेकर उस आदमी के सिर पर जोर से मारती है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर गज्जू और उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुधीर और राधा दोनों की हत्या कर देते हैं। वे उनकी लाशों को घने जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बेटी और बूढ़ी माँ उनका इंतजार करते रहते हैं। बूढ़ी माँ गांव में घूम घूम कर अपने बेटे और बहू को ढूंढती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। इधर जंगल में राधा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल ने प्रतिदिन गज्जू के एक एक साथी को मारना शुरू किया। इस बात को लेकर अब गज्जू के साथी डर गए थे। सरदार, आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ तो हमारे दिन ब दिन एक एक साथी मर रहे हैं। अब हम क्या करें? और पता भी नहीं लगता कि कौन मार रहा है। ठीक है, अब हम एक योजना बनाएंगे। अब हम जंगल में लोगों को लूटना बंद करेंगे और अब गांव में जाकर लोगों को लूटेंगे। लोगों के मन में डर बिठाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें गांव लूटने की जरूरत है। अब डाकू और उसके साथी गांव में चले जाते हैं और स्कूल के बच्चों को अगवा करके जंगल ले आते हैं, मगर इस बात की गांव वालों को कोई खबर नहीं होती। अरे गांव में इन लोगों को हमारे एक आदमी ने जाकर सूचित करना होगा, तभी इन मूर्ख गांव वालों को पता चलेगा। तब एक डाकू गांव में जाकर लोगों को बताता है, सुनो गांव वालों, सुनो, तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, इसलिए हमारे सरदार जो भी कीमत बोलेंगे वो आपको देनी होगी, वरना आपके बच्चों का क्या होगा आप जानते हैं। एक बच्चे की कीमत है 1 लाख रुपए, समझे? अब सारे गांव वाले चिंता में डूब जाते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। बच्चे प्यारे हैं तो पैसे तो लाने ही होंगे, वरना ये डाकू उन्हें बेरहमी से मार डालेगा। ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और जंगल में चली जाती है। जंगल जाकर वो देखती है कि सारे बच्चों को उन डाकुओं ने एक झोपड़ी में कैद किया होता है। अच्छा, इस गज्जू ने बच्चों को यहाँ छुपा कर रखा है। गांव वालों को तो परेशान करता ही है, मगर अब इन छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। अब वो चुड़ैल उन बच्चों को देखने उस झोपड़ी के पास चली जाती है और वहाँ देखती है तो उसकी बेटी भी उन अगवा की हुई लड़कियों में होती है। हमें तो मार डाला, अब मेरी बच्ची को भी मारना चाहता है।
चुड़ैल अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं हूँ राधा। कौन है? कहाँ है मेरी राधा? बताएगा कोई? तभी चुड़ैल सास के सामने आ जाती है और सास उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं राधा। मुझे और आपके बेटे को इस गज्जू डाकू ने मार डाला और उस जंगल में फेंक दिया, और अब मेरी बेटी को भी उसने अगवा कर लिया है। हाय राम, ये क्या बोल रही हो तुम राधा? और सुलू कहाँ है बेटी? उसने सुलू को जंगल में एक झोपड़ी में रखा है और उसके साथ गांव की और लड़कियां भी अगवा की है उसने। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद राधा? माँ जी, आपको गांव जाकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आना होगा और पुलिस को भी बुलाना होगा। वो बहुत खतरनाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है राधा, मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को बुला कर लाती हूँ, मगर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? नहीं माँ जी, सब विश्वास करेंगे। आप जाइए और बुलाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। राधा की सास सारे गांव वालों को बुला कर लाती है और उन सबके सामने राधा अपने चुड़ैल के रूप में आती है और उसकी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। अब सारे गांव वाले राधा की सास पर विश्वास रखते हैं। सरपंच और गांव के कुछ आदमी पुलिस को बुलाते हैं और उसी रात गांव वालों को लेकर राधा उस जंगल में जाती है। सारे डाकू सो रहे होते हैं। कहाँ है डाकू? वहाँ उन घनी झाड़ियों के बीच में, और वहाँ पे उसकी एक झोपड़ी भी है जिसमें उसने गांव की सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है। चलो पहले लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। रुको, पुलिस को आने दो। अब तक बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब नहीं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। तभी पुलिस आ जाती है। अब पुलिस के साथ साथ सरपंच, राधा और गांव वाले जंगल में इधर उधर फैल जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे अब? आया ना उठ पहाड़ के नीचे। कौन है भाई? आवाज तो आ रही है मगर कोई दिखाई नहीं देता। राधा उसके सामने आ जाती है। उसको वहां देख गज्जू बहुत डर जाता है और भागने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे भागकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे अरे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे मारा और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम इसे मत मारो, इसे कानून सजा देगी। अरे कानून सजा देगा तब तक ये फिर से भाग के डकैती करेगा, लोगों के खून करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इसे मार डालूं। ऐसा कह के चुड़ैल उसे पेड़ से लटकाकर मार डालती है और उसके बाकी साथियों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस और गांव वाले उनकी लूट का सारा माल भी जब्त कर लेते हैं और पुलिस उन कैद किए हुए बच्चों को उनके घर वालों के हवाले करते हैं। राधा अपनी बेटी और सास को देखकर रोने लगती है। दादी, मेरे माँ और बापू भी यहाँ पे ही आए थे ना? वो कहाँ पे है? बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी है। तभी सुधीर भी भूत बन के सामने आता है। वो दोनों भी रोने लगते हैं और अपनी बेटी को जी भर के देख लेते हैं। बेटी सुलू, तुम अब अपनी दादी के पास रहो, अच्छी पढ़ाई करो और अपनी दादी की हर एक बात मानना। मैंने इसे मार के मेरा बदला तो पूरा किया, मगर मेरी बेटी को इस जल्लाद ने पूरी जिंदगी अनाथ बना दिया। अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा माँ। अरे बहू, चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे जीते जी मेरी नातिन अनाथ नहीं हो सकती। अपनी बेटी को अलविदा करके उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अब डाकू को लेकर पुलिस चली जाती है और सारे गांव वाले अब उन बच्चों को छुड़ाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। इस तरह चुड़ैल राधा सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।